हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 6, जिसका पेपर कोड है 347 KF। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC, KD और KE। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स होता है ना तो हमारे क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आपने उनको ही अच्छे से तैयार कर लेना है तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का भी अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, ये है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, और जिसका पेपर कोड है 347 KF। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के का पार्ट निम्न सेल के विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए, ये हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने यहाँ तक कराया हुआ था, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यहाँ तक कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आगे भी है, दिया है E नोट Cu+2 /Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, और ये दिया गया है 0.80 वोल्ट। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली कितने मार्क्स का पूछा गया है, 4 मार्क्स का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमें प्रश्न नंबर 5 का खा पार्ट दिया गया है, अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 के ग पार्ट का, समझाइए कि ब्रैकेट CONH3 5Cl ब्रैकेट SO4 व एवं ब्रैकेट CONH3 5SO4 ब्रैकेट Cl किस प्रकार के समावयव है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 5 के घ फेलिंग विलियन फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार की यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है कि फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार की यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 का क पार्ट, निम्नलिखित IUPAC नाम लिखिए। तो जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि आपको, देखिए ये जो IUPAC नाम है ना बहुत आसान है, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं ना, अगर आपने वही अच्छे से तैयार कर लिए ना तो आपको 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके IUPAC नाम और न्यूमेरिकल्स ये सारे सही जाएंगे। क्योंकि देखिए, इनका क्या होता है, बस डिजिट ही चेंज होती है। जैसे न्यूमेरिकल में बस डिजिट ही चेंज कर देंगे, बाकी जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित सेल के विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। तो हमें दिया गया है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम दिया है क्या दिया गया, Cu+2 1m क्या है यहाँ पर, 1m है यहाँ पर मोलर सांद्रता, और ये क्या है, ये है लवण सेतु जिसको हम साल्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं, प्लस Ag प्लस ब्रैकेट 1m/Ag। ठीक है, ये हमें दिया गया है, और देखिए चलिए अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु, इसको बोलते हैं लवण सेतु। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। यानी कि देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश है +1 आवेश, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, +1 हुई।
ठीक है, यहाँ पर आवेश कुछ भी नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है हमारा कैथोड पर। किस पर होगा, अपचयन होता है कैथोड पर, कैथोड पर होता है अपचयन। ठीक है, अब बात आती है लेफ्ट साइड की। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं है, तो यानी कि इस पर आवेश कुछ नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और इस पर आवेश है +2 तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी। ठीक है, तो 0 से +2 की तरफ जा रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और हम सभी जानते हैं ऑक्सीकरण किस पर होता है, ये होता है एनोड पर। किस पर होता है, ये होता है एनोड पर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए हमें ये दिया गया था, इसमें ये क्या है, ये साल्ट बीज है, इसको हम लवण सेतु भी बोल सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पर है प्लस चार्ज, तो यानी कि +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, +1 से 0 तक जा रही है तो होगी अपचयन, यहाँ पर होगा रिडक्शन। और अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। और बात करें यहाँ पर देखिए Cu पर कोई भी आवेश नहीं था तो यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0 और 0 से +2 की तरफ जाएगा तो इसमें होगा ऑक्सीकरण। और हम सभी जानते हैं ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा अर्ध सेल अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम करेंगे एनोड पर, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या होता, Cu यानी कि कॉपर सॉलिड में था, ये किस में चेंज हो रहा है, ये हो रहा है Cu2+ आयन में। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। ठीक है, इसको आप चाहे तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं कैथोड पर, कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर क्या दिया गया है, Ag, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। तो हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Ag। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2Ag। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और ये क्या है, ये अब सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Cu S + 2Aq प्लस ये एक्वस में यानी कि जलीय अवस्था में और ऐसे यानी कि सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ पर हो जाएगा Cu + 2 एक्वस + 2Ag। तो ये क्या है, ये हमारी हो गई, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, ये हो गई एक पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण, 0 से +2 की तरफ जा रहा है। तो क्या है ये, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2Ag प्लस से 2Ag की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपचयन, जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं, अपचयन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये है हमारी एक पूर्ण सेल अभिक्रिया। हम यहाँ पर लिखते हैं ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है, पूर्ण सेल अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका इतना स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया ना तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। तो देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा
मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या देखिए एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला इस प्रकार भी दिया हुआ है, ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो आप चाहें तो किस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पर है ई नॉट कैथोड, तो ई नॉट कैथोड का मान क्या दिया गया है। तो देखिए कैथोड किस में हो रहा है, हमने यहाँ पर देखा है कैथोड हो रहा है अप चेन में, यानी कि एजी वाले में हो रहा है, इसमें हो रहा है कैथोड, ठीक है। और बात करें एनोड, तो एनोड किस में हो रहा है, एनोड हो रहा है प्लस 0.34 वोल्ट में, और एनोड कैथोड हो रहा है 0.80 वोल्ट में। तो अब हम ये मान क्या करेंगे, ये मान अपने सूत्र में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रखेंगे ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट कैथोड कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 0.80 वोल्ट माइनस, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.34 वोल्ट। ये दोनों प्लस में थे, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है ना इसमें माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.46 वोल्ट। तो ई नोट सेल क्या निकल कर आ गया है, ये आ गया है 0.46 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर नैनस्ट समीकरण से, क्योंकि हम निकालेंगे यहाँ पर सेल का विद्युतवाहक बल। नैनस्ट समीकरण से, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर EMF, या आप चाहे तो इसको ई सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इज माइनस 0.059 अपॉन में n, और लॉग आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगी सांद्रता P। ये देखिए जो ब्रैकेट है ये सांद्रता को दर्शाता है, तो ये P क्या है, P हमारी उत्पाद की सांद्रता, अपॉन में आ जाएगा R। R क्या है, R है हमारी अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता, R है अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे नैनस्ट समीकरण का फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इतना। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर EMF लिख लीजिए, ई नोट सेल कुछ भी, तो ई नोट सेल कितना निकल कर आया था 0.46, ठीक है, ये निकल कर आया था माइनस 0.059। अब यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की संख्या। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था, हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान आपको दिखाई दे रहा था वो हो रहा था 2, 0 से 2 या 2 से 0, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लोग, अब यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता कितनी दी गई थी, देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता कितनी दी गई थी, तो ये दी गई थी 1m, और Ag की सांद्रता यानी कि हमारे यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, तो ये भी R, तो यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों R हमें दी, सॉरी ये दोनों हमें सांद्रता दी गई थी 1m और 1m, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सांद्रता कितनी थी, सांद्रता दी गई थी 1m, और इसकी भी दी गई थी 1, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा था। तो आप चाहे तो इसको एक भी लिख, और एक का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, या आप चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर भी मत लिखिएगा। और देखिए हम जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 बराबर होता है 0, कितना होता है 0, यानी कि हमारा EMF निकल कर आएगा 0.46 माइनस 0.059 अपॉन में 2, यानी कि log 1, और हम सभी जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0, क्या होती है ये होती है फ्रेंड्स 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.46 माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू 0। तो इसकी गुणा अगर हम इसमें करेंगे, 0 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि हमारा ये निकल कर आ जाएगा 0.46 माइनस 0, तो ये निकल कर आ जाएगा 0.46 वोल्ट। तो हमारे यहाँ पर जो सेल का विद्युत वाहक निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, तो ये वो निकल कर आया है 0.46 वोल्ट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको नीचे भी लिखना है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। तो
तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली बार क्या करेगा, अगली बार बस डिजिट को चेंज कर देगा, लेकिन ये आएगा सेम ही। और देखिए ये न्यूमेरिकल हमसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछ लिया गया है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है, आपको बस सूत्र पता होना चाहिए और आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का ख पार्ट। अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछ लिया गया था। हमें इसमें बताना अभिक्रिया की आणविकता को हमें यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझाना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहाँ पर ये एक अभिक्रिया है H2 + I2 एरो 2HI। तो ये क्या है, जो एरो किस तरफ होते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो एरो किस तरफ होते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर आणविकता कितनी होगी, तो आणविकता देखिए आणविकता कितनी होगी, यहाँ पर जो अभिकारक अणुओं की संख्या में जो भाग ले रहे हैं, जो इस अभिक्रिया में अभिकारक जो अणुओं की संख्या में भाग ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आणविकता। तो यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 2। तो यहाँ पर आणविकता कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे H2 + I2 एरो 2HI। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अभिकारक में ये क्या है अभिकारक, इसमें अणु की संख्या कितनी है, 1 2। तो ये हमारी आणविकता कहलाएगी। तो आणविकता कितनी आ गई, 2 निकल कर आ गई। अब हम आगे लिखते हैं, यह एक सैद्धांतिक मान होता है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है और इसका जो मान होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि शून्य क्यों नहीं हो सकता, शून्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया में भाग लेंगे ना अणु, तो इसलिए इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए आप इसको लॉजिक से याद कर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको रटा तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे। और देखिए इसका मान सदैव एक धन पूर्णांक 1 2 अथवा 3 हो सकता है। तो देखिए बस आपको क्या याद रखना है कि एक सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है और इसका मान क्या होता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता ये मैंने आपको बता दिया कि शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभिकारक में कुछ ना कुछ तो भाग लेगा ही ना अणु। और देखिए इसका मान सदैव या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान सदैव धन पूर्णांक 1 2 अथवा 3 हो सकता है। अब हम आगे लिखते हैं, यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तो यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। अब उदाहरण में हम लिखते हैं एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। हम यहाँ पर लिखते हैं एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। तो हमने यहाँ पर लिया एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। तो ये क्या है, ये हमारा एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5। तो हम यहाँ पर इसका जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3COOH + C2H5OH। तो ये हमारा क्या बनकर आया है, ये आया हमारा एसिटिक अम्ल और ये आया है हमारा एथिल अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट तथा जल का एक एक अणु भाग ले रहा है। एक अणु ले रहा है एथिल एसीटेट का, एक अणु ले रहा है जल का। तो यानी कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी होनी चाहिए, तो अभिक्रिया की आणविकता होगी 2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग पार्ट। समझाइए कि ब्रैकेट CO ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट बंद 5Cl ब्रैकेट बंद SO4 एवं ब्रैकेट CO NH3 5 SO4 ब्रैकेट Cl किस प्रकार, देखिए यहाँ पर है Cl, किस प्रकार समावेय है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इस यौगिक में सल्फेट आयन SO4 2- आयनीकरण मंडल में यानी कि समन्वय ब्रैकेट के बाहर होता है। फिर से देखते हैं, हम इसमें लिखते हैं इस यौगिक में सल्फेट, इस यौगिक में सल्फेट आयन क्या है, सल्फेट आयन है SO4। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको ये जल के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा +2 चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा -2 चार्ज। तो इस यौगिक में सल्फेट आयन SO4 2- आयनीकरण मंडल में यानी कि समन्वय ब्रैकेट के बाहर होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये सल्फेट आयन मुक्त होता है। क्या होता है, जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये क्या होता है, ये सल्फेट आयन मुक्त होता है, जिसे बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप BaSO4 बनाकर पहचाना जाता है। तो क्या है यहाँ पर इस यौगिक में सल्फेट आयन आयनीकरण मंडल में यानी कि समन्वय ब्रैकेट के बाहर होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये सल्फेट आयन क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ये जो सल्फेट आयन क्या करेगा, इसको मुक्त कर देगा। और इसी प्रकार इसमें क्या करेगा, यहाँ पर जैसे क्लोरीन है तो क्या कर देगा, क्लोरीन आयन को मुक्त कर देगा।
तो देखिए वो जिसे बैरियम क्लोराइड, तो हम इसकी क्या कराएंगे, हम इसकी बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ विलयन के साथ क्रिया कराएंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा BsO4 यानी कि सफ़ेद अवक्षेप BsO4 बनाकर इसको पहचाना जा सकता है। अब देखिए, अब देखते हैं इसकी समीकरण को। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं CONH3 5Cl। यहाँ पर देखिए, जब हम इसको जलीय विलयन में इसको जिसमें जल प्रवाहित करेंगे तो ये +2 में टूट जाएगा और ये -2 में टूट जाएगा। ठीक है, अब इसमें बैरियम क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक सफ़ेद अवक्षेप यानी कि BsO4 बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार हम ये हेडिंग डालते हैं CONH3 5SO4Cl। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस यौगिक में क्लोराइड आयन यानी कि Cl- आयनीकरण मंडल में होता है। क्या होता है, इस यौगिक में क्लोराइड आयन यानी कि Cl- आयनीकरण मंडल में होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह क्लोराइड आयन मुक्त करता है। क्या करता है, जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो यह क्या करेगा, ये क्लोराइड आयन मुक्त कर देगा, जिसे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप AgCl बनाकर पहचाना जा सकता है। फिर से देखते हैं, इस यौगिक में क्लोराइड आयन यानी कि Cl- आयनीकरण मंडल में होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह क्लोराइड आयन मुक्त करता है, जिसे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप AgCl बनाकर पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है CONH3 5SO4Cl-, और जब हम इसको जलीय विलयन में यानी कि पानी इसमें घोलेंगे तो ये प्लस में टूट जाएगा या टूट जाएगा माइनस में। तो देखिए, इसी प्रकार हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा AgCl। ये Ag चला जाएगा Cl के साथ, क्योंकि Ag हो जाएगा प्लस में और ये होता है माइनस में। ठीक है, तो ये चला जाएगा इसके साथ। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी हमारा सफ़ेद अवक्षेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि ये दोनों यौगिक जल में घोलने पर अलग अलग आयनिक परीक्षण देते हैं, यह सिद्ध होता है कि ये आयनिक समावेश हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि ये दोनों यौगिक क्या होते हैं, जल में घोलने पर अलग अलग आयनिक परीक्षण दे रहे हैं। आपने अभी देखा है ना, एक तो दे रहा है BsO4, वो भी सफ़ेद अवक्षेप दे रहा है, और एक दे रहा है AgCl। तो यानी कि अलग अलग आयनिक परीक्षण देते हैं, तो यह सिद्ध करता है कि आयनिक समावेश है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है घ, प्रश्न नंबर 5 का घ पाठ। फैलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है, हमें इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फैलिंग अभिकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड समूह और अपचायक शर्करा जैसे यौगिकों की पहचान करने में होता है। यह परीक्षण मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कीटोन आमतौर पर इस परीक्षण में प्रतिक्रिया नहीं करते। जब एक एल्डिहाइड को फैलिंग अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के क्यूप्रिक आयनों यानी कि Cu2+ आयनों को लाल भूरे रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2 के अवक्षेप में अपचेत कर देता है। तो जो फैलिंग विलयन होता है, फैलिंग अभिकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड समूह और अपचायक शर्करा जैसे यौगिकों की पहचान करने में होता है। किसमें होता है, फैलिंग अभिकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड समूह और अपचायक शर्करा जैसे यौगिकों की पहचान करने में होता है। यह परीक्षण मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है, कीटोन आमतौर पर इस परीक्षण में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब एक एल्डिहाइड को फैलिंग अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के क्यूप्रिक आयनों यानी कि Cu2+ को लाल भूरे रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 के अवक्षेप में अपचेत कर देता है। अब आगे देखते हैं, आगे हम इसकी रासायनिक समीकरण से समझाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये आगे लिखते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये हमारे रासायनिक समीकरण है RCHO + 2Cu2 + 5OH एरो RCOO - Cu2O + 3H2O। तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड क्या है, RCHO है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- में ऑक्सीकृत होता है और Cu2+ आयन क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2 के रूप में अपचयित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे लाल अवक्षेप बनता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का का पार्ट। निम्नलिखित के आयुपेसी नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर इसका आयुपेसी नाम लिखना है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट में CH3Br। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है,
यहाँ पर हमें हेलोजन दिया गया है, ये क्या दिया है, ये हेलोजन दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है डबल बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, हमें उधर से चलना है जहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ठीक से लिखते हैं, देखिए जिससे हम इसकी नेमिंग ठीक से कर पाएँ। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH के साथ आ जाएगा ये CH3 और इसके साथ आ जाएगा ये Br। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर है हेलोजन ग्रुप और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, हम उधर से चलेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आता हो। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और अब हम देखेंगे, अब इसमें अब हम देखेंगे ये क्या है, ये Br है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Br किसके साथ है, ये है 4 के साथ। तो सबसे पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे पेंट। पेंट क्यों लिखेंगे, पेंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए आ जाएगा पेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड किस पर है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 ब्रोमो पेंट 2 और यहाँ पर इन 2 इन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और पेंट यानी कि 5 कार्बन है, और 2 पर क्या है, 2 पर इन है, इन यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पर कार्बन है, तो फिर हमने यहाँ पर लिखा है 2 और ये क्या लिखा है, इन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर भी, तो हम लिखते एन, ANE। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ब्रैकेट में CH3 ब्रैकेट बन 2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार रख देंगे, C के साथ यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी CH3 और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है Br, सॉरी इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे Br। यहाँ पर देखिए ये था, तो हमने इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रोमो है, Br यानी कि ब्रोमो है। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमो है और यहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रतिस्थापक दिखाई दे रहे हैं CH3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले नाम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स का लिखने से हम पहले ध्यान देंगे कि हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का देखेंगे। ये क्या है, Br यानी कि ब्रोमो, Br होता है ब्रोमो यानी कि किससे स्टार्ट होगा, B से स्टार्ट होगा, और CH3 होगा मैथिल यानी किससे स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट होगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से B क्या आएगा, B पहले आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हम B का ही यानी कि ब्रोमो का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 पर क्या है, 1 पर है ब्रोमो, 1 पर है ब्रोमो। ठीक है, और देखिए और 2 पर क्या है, 2 पर हमारा 2 पर हमारा डाई मेथाइल, और कितने कार्बन है, कितने कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, 3, तो आ जाएगा प्रोप। उसके बाद देखिए कितने बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, ANE। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल प्रोप एन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा इसी प्रकार CH3 2C Br CH2 CH3। तो अब हमें इसकी IUPAC नाम बताना है। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, CH3 C, इसके साथ Br, इसके साथ नीचे CH3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो देखिए हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले, मैंने अभी आपको बताया था कि ये है Br यानी कि ब्रोमो और ये है CH3 यानी कि मेथाइल। तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से करेंगे। तो B पहले आएगा तो फिर हम लिखेंगे ब्रोमो। तो 2 पर क्या है, 2 पर है ब्रोमो, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और 2 पर ही क्या है, 2 पर ही हमारा मेथाइल है, 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल। और देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आ जाएगा ब्यूट। ठीक है, ब्यूट आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूपीएससी नाम निकल कर आ गया 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट एन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा, ये दिया गया हमें CH3 ब्रैकेट 3CCl, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार करेंगे C, उसके बाद देखिए कितने CH3 हैं, 3। तो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा Cl। तो अब हम इसमें भी देखेंगे, इसमें 1 2 3 कार्बन। ठीक है, अब हम इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है CH3। तो हम इसमें देखेंगे क्या आ जाएगा, पहले आएगा यहाँ पर 2 पर क्या आएगा, ये आ जाएगा क्लोरीन है। ठीक है, इसको हम क्लोरो बोलेंगे। और ये क्या है, 2 पर ही CH3 यानी कि मिथाइल है। तो यानी कि क्लोरीन का अल्फ़ाबेटिक हिसाब से क्लोरीन पहले आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद 2 पर ही क्या है, 2 पर ही मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, कार्बन है हमारे 3, तो आ जाएगा प्रॉप। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या इसमें है, सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि आ जाएगा एन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोप एन। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यह है बेंजीनिंग, बेंजीनिंग पर NO2, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl। तो देखिए समझने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर ये नहीं होता, ये नहीं होता, यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पर ये होता तो आप इसको क्या बोलते, आप इसको बोलते फिनॉल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ है ये, इसके साथ ये, तो हम नंबरिंग जो करेंगे हम करेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने नंबरिंग यहाँ पर करी। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा क्लोरो है, ये है नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा, पहले क्लोरो पहले आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। और 6 पर क्या है, 6 पर है नाइट्रो, 6 नाइट्रो। और ये क्या है, ये हमारा फिनॉल। तो ये आ गया 2 क्लोरो 6 नाइट्रोफिनॉल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है यूपीएससी नाम, तो अगर आपको एक बार में समझना है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।